कुछ लाइनों के साथ आज मैं अपनी अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 स्टार्ट करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब मेरे साथ बोलोगे, बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मोटिवेशनल फील होगा कि वाकई मन करेगा यार आज तो हमें पढ़ना है। बोलोगे मेरे साथ? पक्का पक्का बच्चा कह रहा है सर पक्का बोलेंगे। चलो 1 2 3 स्टार्ट। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम सब संग हैं, संग हैं, संग हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल है? चलो सभी का हाल चाल बहुत बढ़िया होना चाहिए जी। और बताओ घर परिवार में सारे बढ़िया हैं? अमेंडमेंट क्लास बढ़िया चल रही है? बच्चा कह रहा है बहुत मजा आ रहा है सर, अमेंडमेंट भी समझ में आ रही है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया समझ में आ रहे हैं। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बन जाए ना, अब हम गलती नहीं करके आएंगे। बस यही आप सुनने को बचा था। ऐसे बोल दिया करो बस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। चलो जी, इधर सुना ध्यान से। अब आज जो हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 है, आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है पीजीपीपी का। वैसे अमेंडमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, बट जो भी अमेंडमेंट है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप सब जानते हो सर, आप में से कई नालायक बच्चे ऐसे हैं जो ये चैप्टर ऑलमोस्ट छोड़ के जाते हैं जी। मतलब स्पेशली मुझे बच्चे कहते हैं कि सर अगर पीजीपी छोड़ के जाएं तो क्या होगा। मैं उन्हें कहता हूँ कुछ नहीं होगा, बस ऐसा करना कि आपका पेपर जो होगा ना वो 10 से 15 नंबर कम हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो कम से कम 10 से 15 नंबर का चैप्टर है सर। इट मीन आपके एग्जाम में 10 से 15 एमसीक्यूज जो हैं वो हर बार इसके बनते हैं। और अगर कोई सीए और सीएमए वाला बच्चा है, आप खुद समझदार हो कि कम से कम 8 से 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर से बनता है। तो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ने की राय कभी भी नहीं देता। और मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने चैप्टर नहीं किया सर प्लीज पहले कर लेना, उसके बाद अमेंडमेंट क्लास देखना, क्योंकि बिना उसके अमेंडमेंट क्लास समझ में आएगी भी नहीं। और जब मैं 20 घंटे की रिवीजन क्लास डालूंगा अप्रैल में, तो अगर आपने वैसे डिटेल में नहीं किया, कम से कम रिवीजन क्लास जरूर देखना, ताकि कम से कम चैप्टर का थोड़ा बहुत आइडिया तो लग जाए कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। ठीक है, चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं, चैप्टर हमारा है पीजीबीपी। आओ जी, वन बाय वन अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी अमेंडमेंट हैं बट हाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए मोस्ट रेलिवेंट है। इधर देखो ध्यान से जी, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली अमेंडमेंट जो है ना वो अमेंडमेंट हमारी है सेक्शन नंबर 35 के अंदर। अब सेक्शन नंबर 35 की अमेंडमेंट कराने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि याद करो आपने क्लास में क्या किया था। आपने एक सेक्शन नंबर 35 किया था साइंटिफिक रिसर्च वाला। याद आ रहा है कुछ आपको? साइंटिफिक रिसर्च वाला 35(1)(1), 35(1)(2), 35(1)(2)(a), 35(1)(3), 35(1)(4). 35(1)(1) में रिवेन्यू खर्चा 100%, याद आ रहा हो। 35(1)(2) में अगर डोनेशन दोगे आप किसी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, तो 150% की आपको डिडक्शन मिलती थी। फिर 35(1)(2) में, 35(1)(2)(a) में कुछ कंपनी होती थी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट थी, अगर उसको पेमेंट करोगे तो 100% का बेनिफिट था। 35(1)(3) याद करो, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च थी, वहां पे 100% का बेनिफिट था। 35(1)(4) में कैपिटल खर्चा करोगे, डिडक्शन कितनी मिलती थी? 100%। किसको छोड़ के? लैंड को छोड़ के। अब सुना ध्यान से, अमेंडमेंट क्या आई है? अमेंडमेंट ये आई है कि जो सेक्शन 35 में जहां जहां आपने 150% पढ़ा था ना, वहां पर अब 100% हो चुका है। अच्छा, मतलब रट लें अब। मतलब अब हम ये रट के जाएं कि सेक्शन 35 में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए तो हमें 100% लिख के आना है। आंसर इज यस। बट रटना नहीं है, समर के चलना। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि जहां पे भी आपने पुराने नोट्स के अंदर 150% लिखा होगा, अब वहां पे 100% कर देना। आपको मैं दिखाता हूं कि आपने 150 कहाँ कहाँ लिखा होगा, उसको कट करके वहां पे 100% कर दो। इट मीन आज हमें जो डिडक्शंस मिलेगी ना, अब 150% की नहीं मिलेगी, 100% की मिलेगी। बस ये पर ध्यान देना। देखो जी, याद करो एक सेक्शन 35(1)(2). 35(1)(2) में क्या लिखा था कि अगर आपने डोनेशन दी है किसी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, जो 35(1)(2) में अप्रूव होंगे, 150% का बेनिफिट मिलेगा जी। अब यहाँ पे 100% हो चुका है। फिर 35(2)(a), याद करो जी, आईआईटी वाला। अगर आपने आईआईटी को पेमेंट की है, आईआईटी आपके बिजनेस के लिए रिसर्च करेगी, उस केस में 150% था, अब यहाँ पे 100% हो चुका है। 35(2)(a) याद करो, अगर कोई कंपनी इन हाउस रिसर्च करती है, उस केस में जो भी खर्चा करोगे लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के, 150% की मिलती थी, अब यहां पे भी 100% हो चुकी है। उसके बाद 35(CCC), याद करो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे कोई भी खर्चा करोगे, डिडक्शन कितनी थी? 150%, अब यहां पे भी कितनी हो चुकी है? 100% हो चुकी है। और एक 35(CCD) था, जहां पे आपने किया था कि अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई भी खर्चा किया होगा तो 150% का बेनिफिट मिलेगा, वहां पे भी 100% हो चुका है।
तो मेरे बच्चों, मेरे नोनू, मेरे शोनू, मेरे बैंगनी, मेरे महरून, मेरे रेड कलर के बच्चों, बस इतनी सी बात ध्यान देना कि जहां जहां आपने 150% लिखा था ना, अब वहां पे 100% कर देना। ठीक है। बच्चे कहते हैं जहां 100 था क्या वहां 50% कर दे? नालायक, ऐसा आपने क्यों बोला? कह रहा है नहीं सर, 150 वाला 100 हो गया ना, तो 100 वाला 50 हो गया होगा। मैंने तो नहीं ऐसा कहा, बिना बात के मत कर देना, कहीं कटिंग करके वहां 50% कर दो सर। मतलब जहां 100 था वहां आज भी 100 है, जहां 150 था वहां 100 हो गया, बस ये पर ध्यान देना। तो एक बार फटाफट से नोट्स आपने निकाल लो जी, अगर पुराने नोट्स आपके पास होंगे दिसंबर 20 तक के या नवंबर 2020 तक के, उस नोट्स में यहाँ पे आपने 100% करना है। किस किस सेक्शन में करना है? 35(1) 2 निकाल लेना, 100% कर देना। 35(2) AA 100%, 35(2) AB 100%, 35(CCC) 100%, 35(CCD) 100%। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ जी, 35(1) 2 में था डोनेशन दोगे स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को। जो 35(1) 2 में अप्रूव होंगे, पहले 150 था, अब 100% का बेनिफिट मिलेगा। 35(2) AA अगर आईआईटी या आईआईटी जैसे कोई दूसरे नोटिफाइड इंस्टीट्यूट को पेमेंट करोगे जो आपके बिजनेस के लिए रिसर्च करती हैं, तो डिडक्शन पहले 150% थी, अब 100% मिलेगी। 35(2) AB अगर कोई कंपनी इन हाउस रिसर्च करती है, जो भी खर्चा करेंगे लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के, पहले 150% था, अब कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। 35(CCC) एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे खर्चा करेंगे, पहले 150% था, अब 100% है। 35(CCD) स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा करोगे, पहले 150% था, अब 100% है। तो अमेंडमेंट आपकी बस ये निकल के आई है कि जहां 150 की लिमिट थी वहां अब 100% है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सोच समझ के बोलना। आज अगर मान लो इन केसेस में मैं अगर फॉर एग्जांपल मान लो 5 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूं, तो बेनिफिट मुझे कितना मिलेगा? 5 लाख का ही मिलेगा। पहले इन केस में क्या होता था कि अगर आपने खर्चा 5 लाख किया तो 7.5 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट होते थे। अगर खर्चा 10 लाख किया तो 15 लाख डेबिट होते थे। अब जितना खर्चा करोगे उतना ही डेबिट होगा। पहली अमेंडमेंट का इफेक्ट बस ये पड़ा है। ठीक है। तो वैसे अमेंडमेंट तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 5 सेक्शन के अंदर है, बट अमेंडमेंट एक ही है कि जहां 150% था वहां लिमिट हो चुकी है 100%। ये अमेंडमेंट क्लियर हो गई जी। चलो जी, अमेंडमेंट अब पैकअप कर दो। उसके बाद सेकंड अमेंडमेंट, अब ध्यान सुनना, एक सेक्शन 35 AD था। क्या कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकता है कि 35 AD में क्या था? कोशिश करो बताने की 35 AD में क्या था। याद करो 14 बिजनेस थी, 14 बिजनेस। और मैंने वहां पे लिखा था कि अगर इन 14 में से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे 100% का बेनिफिट आपको मिलेगा। 35 AD के अंदर था। आपको मैं थोड़ा बहुत याद करवा दूं। कोल्ड चेन फैसिलिटी याद करो, होटल्स मिनिमम 2 स्टार और अबव कैटेगरी, हॉस्पिटल 100 बेड वाले याद करो, बिपाशा, बिजली पानी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर याद करो। 14 बिजनेस के नाम मैंने आपको याद करवाए थे। उन 14 बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करोगे बेनिफिट कितना था? 100%। अब बच्चा कह रहा है सर वहां तो 100% था ना, तो वो तो लिमिट 100% ही रहेगी। आंसर इज यस, वहां चेंज नहीं आया। अब चेंज आया क्यों है, पहले उसका लॉजिक सुनना ध्यान से। चेंज क्या आया है सर? चेंज 35 AD में ना इन्होंने ये 4 वर्ड ऐड किए हैं। और एक बार वर्ड पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? डिडक्शन अवेलेबल टू असेसी कैरिंग ऑन द फॉलोइंग स्पेसिफाइड बिजनेस इफ ही सो ऑप्ट्स। एक बार दोबारा बोलो, इफ ही सो ऑप्ट्स। इसका मतलब क्या है? इट मीन 35 AD लेना या ना लेना, अब मेरे पास ऑप्शन है। 35 AD लेना या ना लेना, अब मेरे पास ऑप्शन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले कई केसेस में मैंडेटरी था। इट मीन पहले जो लॉ की इंटरप्रिटेशन निकल के आती थी ना, वो ये था कि अगर आपने ये बिजनेस स्टार्ट किए तो 35 AD आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब उससे प्रॉब्लम क्या थी वो सुनो ध्यान से। अब मेरी फैमिली के जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, याद करो जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर की अमेंडमेंट की थी ना, तो वहां पे एक डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में 2 सेक्शन मैंने करवाए थे। एक तो सेक्शन 115 बा और एक 115 बाब, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। बच्चा कह रहा है 115 बा और 115 बाब कौन से थे? नालायक को याद करो, जहां पे 22% और 15% वाले टैक्स थे। मैंने कहा था कंपनी पर वैसे 25 और 30 है, बट कुछ स्पेशल केस में 22% भी लगेगा, 15% भी लगेगा। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब उस सेक्शन में ये लिखा था, उस सेक्शन में ये लिखा था कि अगर कोई कंपनी इस प्रोविजन को फॉलो करती है, मतलब अगर कोई कंपनी सेक्शन 115 बा और 115 बाब के प्रोविजन को फॉलो करती है, तो उस केसेस में क्या होगा जी? उस केसेस में ये होगा कि जो उसको 35 AD के डिडक्शन है ना, वो नहीं मिलेंगी। इट मीन अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी है, अब अगर वो 115 बा के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रही है या 115 बाप के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रही है, तो बहुत सारे बेनिफिट उसे छीन लेते थे। उसमें 35 AD भी एक था। अब सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। एक कंपनी है, वो ये चाहती है मैं 115 बा का सेक्शन यूज करूं,
एक कंपनी है वो ये चाहती है मैं 115 बाप का सेक्शन यूज करूं। अब जब उसने वो सेक्शन फॉलो किया तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला, डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया तुम ये सेक्शन फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुमने बिजनेस स्टार्ट किया वो 35 AD में कवर है और 35 AD लेना जरूरी है। मैंने कहा मैं 35 AD लेना नहीं चाहता, मैं उसको साइड में करना चाहता हूं, मैं ये प्रोविजन फॉलो करना चाहता हूं और इस प्रोविजन में साफ साफ लिखा है कि अगर आप ये प्रोविजन फॉलो करोगे 35 AD आपको नहीं लेना। अब डिपार्टमेंट कह रहा है भैया वो लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉ में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब कमाल की बात देखो जी, मतलब लॉ में अपने आप ही दिक्कत आ गई। मतलब 35 AD लेना मैंडेटरी है, उस सेक्शन में लिखा है कि अगर आप ये सेक्शन लोगे 35 AD नहीं मिलेगा। अब सोच के बोलना, अगर कोई पर्सन वो स्पेशल स्कीम लेना चाहता है और 35 AD नहीं ले रहा, जबकि इसकी इंटरप्रिटेशन कह रही है कि 35 AD लेना ही पड़ेगा, तो बताओ वो क्या करे। सर ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकल लाइफ में आ रही थी। तो काफी सारी हाई कोर्ट की जजमेंट थी, हाई कोर्ट ने कहा कि देखो जी 35 AD की इंटरप्रिटेशन चाहे इसमें लिखा नहीं है, ये ऑप्शनल है, बट ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पर्सन ये सेक्शन लेगा तो वो 35 AD छोड़ सकता है। तो बट डिपार्टमेंट ने बोला जी ऐसा लिखा कहाँ पे है, तो फाइनली अब जाके एक्ट में ही गवर्नमेंट ने लिख दिया कि अब 35 AD लेना ऑप्शनल है। ऑप्शनल मींस क्या है कि अगर आप 35 AD नहीं लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिपार्टमेंट आपको ये नहीं बोलेगा कि ये लेना मैंडेटरी है। इट मींस आज अगर कोई पर्सन ये वाली स्कीम फॉलो करता है और अगर वो 35 AD नहीं लेता तो उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, क्योंकि अब डिपार्टमेंट ये बोल ही नहीं सकता कि एडी आपको लेना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना प्रॉब्लम ही आती थी कि जब वो स्पेशल स्कीम लेने की बात करते थे तो डिपार्टमेंट मना कर देता था कि तुमको स्पेशल स्कीम नहीं मिलेगी, रीजन बिंग तुमने 35 AD नहीं लिया। वो ये बात बोलता था कि तुम्हारी स्कीम में ही लिखा है कि अगर मैं नई स्कीम लूंगा तो 35 AD मुझे नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट फिर बोलता था कि 35 AD लेना तो मैंडेटरी है, तो जाके तुम 35 AD लो और नॉर्मल स्कीम फॉलो करो, तुम इस स्कीम में नहीं आ सकते। फिर मैं बोलता था ये स्कीम बनाई क्यों है, सोच के बोला फिर वो कंपनी बोलेगी ना ये स्कीम बनाई क्यों है। तो फिर फाइनली गवर्नमेंट ने एक्ट में ही लिख दिया कि 35 AD लेना या नहीं लेना अब वो तुम्हारी मर्जी है। हमने यहाँ पे ऑप्शन वर्ड लिख दिया, अब तुम लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है। ठीक है जी। तो बस ये 4 वर्ड इन्होंने नए ऐड किए हैं, इफ ही सो ऑप्ट्स। बस ये बात ध्यान रखना कि अगर वो ऑप्ट करेगा तो 35 AD मिलेगा, अगर वो ऑप्ट नहीं करेगा तो 35 AD नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो बताओ जी अभी तक मैंने अमेंडमेंट कौन कौन सी कराई है जी। सर अमेंडमेंट तो आपने अभी तक बिल्कुल सिंपल सी कराई है। पहली अमेंडमेंट तो आपने ये कराई है कि जहां 150% की लिमिट थी वहां लिमिट अब 100% की हो चुकी है। 35(1)(2), 35(2)(AA), 35(2)AB, 35(CCC), 35(CCD). वहां पहले 150, 150, 150, 150, 150 था, अब हर जगह 100%, 100%, 100%, 100%, 100% हो चुका है। पहली अमेंडमेंट तो ये। फिर दूसरी अमेंडमेंट आपने कराई कि अगर 35 AD की बात करें तो पहले उसकी इंटरप्रिटेशन ये निकल के आती थी कि 35 AD लेना मैंडेटरी है। मतलब अगर मैंने उन 14 में से कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे 35 AD लेना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि जो गवर्नमेंट ने नई स्कीम बनाई है, फॉर एग्जांपल 115 बा और 115 बाब, अगर मैं नई स्कीम में जाता हूं उस नई स्कीम में लिखा हुआ था कि अगर आप ये नई स्कीम लेना चाहते हो 35 AD नहीं मिलेगा। अब मेरा मन कर रहा है नई स्कीम लेने का, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 35 AD वाला, मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि अगर मैं नई स्कीम लेता हूं 35 AD छोड़ता हूं तो डिपार्टमेंट कहता छोड़ नहीं सकते क्योंकि लेना मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट ने ही अब यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि ऑप्शनल है। इट मीन अगर तुम नई स्कीम लेना चाहते हो ले सकते हो, अब डिपार्टमेंट तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब हमने खुद ही लिख दिया कि 35 AD लेना क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है। तो बस ये बात ध्यान देना चाहिए। हुआ कुछ नहीं है, अमेंडमेंट का इतना फर्क नहीं पड़ा। जो प्रैक्टिकल लाइफ में डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में कंफ्यूजन होती थी ना, अब वो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया बस। ठीक है। तो इतनी बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बोल भी सकते हो। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि 35 AD लेना अब मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, तो आंसर क्या लिख के आओगे, ऑप्शनल। ठीक है, क्योंकि अब क्लैरिफाई कर दिया इफ ही सो ऑप्ट, मतलब अगर वो ऑप्ट करेगा तो 35 AD मिलेगा, नहीं तो 35 AD उसको नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान देना। उसके बाद जी एक अमेंडमेंट अब 32 AD, याद करो सेक्शन नंबर 32 AD किसका था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। याद आ रहा है कुछ आपको, इन्वेस्टमेंट अलाउंस बैकवर्ड एरिया बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अगर उसमें कोई भी पर्टिकुलर एरिया को बैकवर्ड करार दे दिया तो उस केस में अगर आपने नई मशीन परचेस की और नई फैक्ट्री लगाई तो 15% की जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसको आपको डिडक्शन मिल जाएगी 32 AD के अंदर। याद करो आपने क्लास में किया होगा
कि 32 AD की डिडक्शन लेने के लिए ना आपको नई फैक्ट्री और नई मशीन सेटअप करनी होती थी 31 मार्च 2020 तक। अगर इसके बाद करोगे तो सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने यहां पे वही क्लैरिफाई कर दिया, देखो जी, 15% डिडक्शन शेल नॉट बी अवेलेबल फॉर एसेट एक्वायर एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर 31 मार्च 20। तो सिंपल सी बात बस ये लिखती है कि भैया अगर किसी ने मशीन परचेज की है, एसेट परचेज की है 31 मार्च 2020 से पहले, फिर तो ये बेनिफिट मिलेगा। और अगर उसके बाद परचेज की है तो 35 AD अब नहीं मिलेगा। तो आपके एग्जाम में अगर बाई चांस क्वेश्चन बन गया कि एक एसेट एक्वायर की है, फॉर एग्जांपल बिहार में किसी बैकवर्ड एरिया में, मान लो 1 अप्रैल 2020 को, तो क्या ये सेक्शन मिलेगा? आंसर इस क्लियर शब्दों में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सेक्शन की लास्ट डेट जो थी वो 31 मार्च 20 थी। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो अभी तक मैंने कौन कौन सी अमेंडमेंट करा दी जी? ये वाली अमेंडमेंट हो गई, क्लियर हो गया। 35 AD वाली अमेंडमेंट क्लियर हो गई। 32 AD के अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट में दोबारा बोल रहा हूँ, अमेंडमेंट कोई नहीं है, गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि इस डेट के बाद, मतलब जो सेक्शन में डेट लिखी थी उसके बाद अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की होगी तो 32 AD आप क्लेम नहीं कर सकते। रीजन बिंग क्योंकि हमने डेट एक्सटेंड नहीं की। तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की, तो जो सेक्शन में पहले डेट आपने क्लास के अंदर पढ़ी थी वही उसकी लास्ट डेट है, उसके बाद 35 AD आपको नहीं मिलेगा, सॉरी 32 AD आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। लो जी, ये अमेंडमेंट हमारी अब कवर हो चुकी है, ठीक है। अब ये अमेंडमेंट कवर करने के बाद अगला सेक्शन फिर एक है 35(1)(a), ये नया इंसर्ट हुआ है। और एक्चुअल में ना ये सेक्शन इंसर्ट तो नया हुआ है, बट इस सेक्शन में अभी कुछ गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया नहीं है। मतलब क्लैरिफाई ना करने का मतलब क्या जी? क्लैरिफाई ना करने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने सेक्शन तो बना दिया, बट इसमें काफी सारी जगह पर लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी और जब वो रूल्स बनाएगी तब की तब देखेंगे, हमारे एग्जाम में किसी काम का है नहीं। बट इस सेक्शन में लिखा क्या है वो सुना ध्यान से। इस सेक्शन में ये लिखा है, याद करो सर, जब सेक्शन नंबर 35 की बात करता हूं तो साइंटिफिक रिसर्च की बात होती है। 35(1)(2) में मैंने क्या बोला? ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 35(1)(2) में अप्रूव हैं तो वहां पे अब 100% का बेनिफिट मिलेगा। 35(1)(2)(a) है, 35(1)(3) है, तो मतलब कई सारे बेनिफिट सेक्शन नंबर 35 के हैं। अब होता क्या था, कई लोग बिना बात के 35 में डिडक्शन क्लेम कर लेते थे। अब गवर्नमेंट को यह प्रॉब्लम होती थी कि भैया इन्होंने डोनेशन दी भी है या नहीं दी, कैसे पता लगेगा? भाई सिंपल सी बात, अगर मैंने P&L में मान लो बेनिफिट क्लेम कर लिया तो मुझे कैसे पता लगेगा कि डोनेशन दी है या नहीं दी? तो अब गवर्नमेंट ने 35(1)(a) में ना एक ओब्लिगेशन डाल दिया कि जो डोनर होगा उसको एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, और जब तक वो ये स्टेटमेंट फाइल नहीं करेगा तब तक उसको बेनिफिट नहीं मिल सकता सेक्शन नंबर 35 का। बस ये बात ध्यान देना। तो एक सिंपल सा लो लेके आ चुके हैं जी। और वो डिडक्शन जो उसको स्टेटमेंट है वो किस फॉर्म के अंदर फाइल करनी है, कब फाइल करनी है, किसको फाइल करनी है, वो सारी बातें गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी। तो जब वो नोटिफाइड करेगी तब की तब देखेंगे। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो हमारे किसी काम का भी नहीं है। तो अभी सिर्फ इतना सुनना कि बस गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ओब्लिगेशन डाल दी है कि आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट हमें फाइल करनी पड़ेगी। जब ये स्टेटमेंट फाइल करोगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो देखो जी, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 द रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूट रेफर टू इन क्लोज टू, मतलब 35(1)(2), 35(1)(3), 35(1)(2) 35(1) के अंदर जो है क्या लिखा है देखो, शेल नॉट बी एंटाइटल टू रिडक्शन अंडर द रिस्पेक्टिव क्लोज of the said subsection unless such research association, university, college or other institute of company prepare such statement। मतलब उनको अब एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और आगे देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी। मतलब स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर भी करनी है, स्टेटमेंट आपको फर्निश भी करनी है। किसको फर्निश करनी है, किस फॉर्म में फर्निश करनी है, कितने टाइम में फर्निश करनी है, एज मे बी प्रिस्क्राइब। वो उसके रूल्स बनेंगे, उसके बेस पे आप देख लेना। अभी सिर्फ ये देखना कि अगर आज के बाद अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है 35(1)(2), 35(1)(3), 35(1)(2) वाला, और वो बेनिफिट क्लेम करना चाहता है डोनर, मतलब डोनेशन देने के बाद, तो उस केस में क्या होगा, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होगी और स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। बच्चा कहता है सर अगर मान लो ये स्टेटमेंट फाइल नहीं की, मान लो एक पर्सन है उसने स्टेटमेंट फाइल नहीं की, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 234G
ये इंसर्ट की है और उसमें क्या है जी, 200 रुपये पर डे की फीस है। मतलब जितना आप डिले करोगे स्टेटमेंट को फर्निश करने में, उतने दिन के लिए 200 रुपये पर डे की फीस आपके ऊपर लगेगी। और आगे जाके दिखाऊंगा 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी भी लगेगी। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट बस आज ये क्लैरिटी चाहती है। गवर्नमेंट कह रही है हमें बेनिफिट देने में कुछ नहीं है, बट तुम ये प्रूफ करो कि तुमने एक्चुअल में डोनेशन दी थी। ठीक है। तो मेनली अमेंडमेंट जो है ये एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम कहते प्रैक्टिकल लाइफ में काफी दिक्कत आ रही थी सर। मतलब लोग बेनिफिट क्लेम कर लेते थे और प्रूफ नहीं कर पाते थे कि डोनेशन दी है या नहीं दी। तो फाइनली गवर्नमेंट ने एक नया सब सेक्शन इंसर्ट कर दिया 35(1) ने, कि आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, स्टेटमेंट फर्निश करो, नहीं करोगे डिले करोगे 200 रुपये पर डे की फीस है और 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें तो है फीस, इसमें तो बात की है फीस की। और जो अगला सेक्शन है 271 के, ये भी नया सेक्शन है। देखो इसमें किसकी बात की है पेनल्टी की, तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी है। कम से कम 10,000 की पेनल्टी है और मैक्सिमम जो है वो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। ये सेक्शन 271 के है। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, अभी तक का क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। अभी तक का क्रक्स से निकल के आ रही, पहली बात तो अमेंडमेंट जो आई है पीजीपी के अंदर डेप्रीसिएशन वाले सेक्शंस में नहीं आई। अमेंडमेंट कहाँ आई है, साइंटिफिक रिसर्च वाले सेक्शन में आई है। जहां 150 था वहां 100% कर दिया, पहली अमेंडमेंट ये आई है। दूसरा 35 AD को पहले इंटरप्रिटेशन मैंडेटरी वाली थी, अब ऑप्शनल बोल दिया कि लेना है नहीं लेना वो तुम्हारी मर्जी है, लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लोगे वो भी कोई अच्छी बात है, वो डिपेंड करता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 32 AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, उसकी लास्ट डेट क्या है 31 मार्च 2020। उसके बाद अगर एसेट एक्वायर और इंस्टॉल की है तो 32 AD आपको नहीं मिलेगा। फिर गवर्नमेंट ने बोला जी आज आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी, तभी आपको डिडक्शंस मिलेंगी, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगी। अगर आप स्टेटमेंट फर्निश करने में डिले करते हो, जो भी टाइम लिमिट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, तो फीस कितनी है जी 200 रुपये पर डे, और पेनल्टी कितनी है 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी लगेगी जी, ये आपकी पेनल्टी है। ठीक है। तो ये एक तो फीस वाली अमेंडमेंट है और ये आपकी पेनल्टी है। देखो मैंने साइड में यहाँ क्रक्स बिल्कुल लिख रखा है, क्योंकि अब पूरा बेयर लॉ पढ़ोगे ना तो बेयर लॉ का मीनिंग यही निकल के आएगा कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। ठीक है जी। लो जी इधर सुना ध्यान से। अब ये तो थी छोटी छोटी अमेंडमेंट। अब इसके बाद एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 43 CA। इसमें अमेंडमेंट क्या है वो सुनो ध्यान से। सर याद करो सेक्शन नंबर 43 CA, अगर आपको ध्यान आ रहा हो 43 CA सेक्शन नंबर 50C और सेक्शन नंबर 56 to 10, इनको आपस में हम लिंक करते थे क्लास के अंदर। याद आ रहा है कुछ आपको 43 CA था, 43 CA किसका था और 50C किसका था और 56 to 10 किसका था। सर ये था गिफ्ट के लो का, ये गिफ्ट के लो का था। 50C कैपिटल गेन में था कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105%, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। और मैंने कहा था अगर कैपिटल एसेट है तो 50C, अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो 43 CA, तो ये 43 CA है। इस सेक्शन में ना, इस सेक्शन में सेम सेक्शन पहले भी आज भी है, फर्क सिर्फ एक आया है कि जहां 5% का वेरिएशन था, अब वेरिएशन 10% का है, बस चेंज ये है, बिल्कुल माइनर सा चेंज है। मतलब चेंज ये निकल के आ गया, चेंज ये निकल के आ गया। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, अगर तुम्हारे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है, अगर तुम्हारे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड मतलब मैं बिल्डर हूं, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है लैंड और बिल्डिंग सेल करना है। तो अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर तुम्हारा सेल प्राइस और तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इसके बीच का वेरिएशन 10% है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे आपने पहले क्लास में करवाया था कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा है, तब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को सेल प्राइस मानते थे। तो क्या 110% करना है, आंसर इज यस, बस चेंज ही आया जी। मतलब जहां पे एक बार अपने नोट्स निकाल लेना जी, जहां पे आपने 105% लिखा था ना, अब वहां पर 110% लिख देना बस। इट मीन अब उसका, अब उस लो क्या बनेगा जी, अब लो ये बनेगा कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा होगी,
तब स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस बनेगी, नहीं तो स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस नहीं बनेगी। एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से। अब लो ये बनेगा, अब लो अमेंडमेंट के बाद क्या बनेगा, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा होगी तब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को सेल प्राइस मानेंगे, नहीं तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को सेल प्राइस नहीं मानेंगे। ये अमेंडमेंट निकल के आ रही है। ठीक है, अब यही सेम चेंजेस 50C के अंदर भी हैं। जब नेक्स्ट क्लास मेरी कैपिटल गेन की होगी अमेंडमेंट की, वहां पे आपको दिखा दूंगा। जब फिर हम अदर सोर्स करेंगे गिफ्ट के लो में 56 to 10 के अंदर भी सेम चेंज आया है, वहां पर भी दिखा दूंगा। ठीक है, और मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। जब मैं कैपिटल गेन में आऊंगा तो मैं आपस में इंटरलिंक करूंगा पीजीबीपी को, कैपिटल गेन को और गिफ्ट के लो को। तो मैं 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर एग्जाम में अब नए लो के क्वेश्चन बने तो किस तरह से बनेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि आज मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर भी सेम अमेंडमेंट है, गिफ्ट के लो के अंदर भी सेम अमेंडमेंट है। तो नेक्स्ट क्लास जब मेरी कैपिटल गेन की अमेंडमेंट क्लास की होंगी, उसकी अमेंडमेंट करने के बाद ना फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपस में लिंक करके। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि चेंज ये आया है कि जहां पीजीपी के चैप्टर में नोट्स में आपने 105% लिखा होगा, वहां पर 110% कर देना, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी सब कुछ सेम है, कोई सिंगल चेंज नहीं है। आप देख लो जी, सब जगह आपको ब्लैक दिख रहा होगा, सिर्फ यहां पे ग्रीन वर्ड दिख रहा होगा, 5 की जगह 10 है, बाकी सब कुछ सेम है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे लास्ट टाइम बोल दो जी, लास्ट टाइम बोलो अभी तक अमेंडमेंट हमने कौन कौन सी की है जी, जितनी अमेंडमेंट अभी तक हमने की है एक बार फटाफट से रिवीजन करा दो, जल्दी फटाफट से बताओ जी। पहले तो चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया हुआ है, पीजीबीपी का। अमेंडमेंट नंबर 1 हमने क्या किया सर, अमेंडमेंट नंबर 1 हमने ये की है कि जहां पर 150% था वहां पर अब 100% हो चुका है। और 150 वाला 100 किस किस सेक्शन के अंदर हुआ, 35(1)(2). ठीक है, उसके बाद फिर हमारा 35(2)(AA), फिर 35(2)AB, 35(CCC), 35(CCD), इन 5 सेक्शन में 150% की जगह 100% हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करो 35(AD) की, वहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक तरह की क्लैरिफिकेशन है कि पहले इंटरप्रिटेशन मैंडेटरी होती थी, अब गवर्नमेंट ने लिख दिया ऑप्शनल। और गवर्नमेंट ने क्यों लिखा इसका लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया कि डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में लड़ाई होती थी। लड़ाई इसलिए होती थी कि जो नए प्रोविजन अब बने हैं सेक्शन 115 बा और 115 बाब, और मे भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी, जो नया प्रोविजन है इंडिविजुअल का 115 BAC, याद आ रहा है कुछ आपके नए स्लैब रेट, उस नए स्लैब रेट के अंदर भी चेक करो 35(AD) लिखा हुआ है। उस नए स्लैब रेट के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर आप नया स्लैब रेट फॉलो करोगे तो 35(AD) का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो क्या प्रॉब्लम आती होगी, प्रॉब्लम ये आती होगी ना कि जब वो 115 BAC यूज करेगा और वो 35(AD) का बेनिफिट छोड़ेगा तो गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ने देता ही नहीं होगा। वो ये बोलता होगा नहीं 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 तुझे 35(AD) मिलेगा। मैंने कहा भैया मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रोविजन में ही लिखा है मुझे नहीं मिलेगा। कह रहा नहीं मिलेगा। मैंने कहा अगर मैं लूंगा फिर मैं इस प्रोविजन से बाहर आ जाऊंगा। कह रहे आ जाओ बाहर, कह रहे आ जाओ यहां से बाहर, बाहर आ जाओ और नॉर्मल फॉलो करो। मैं कहा फिर तुमने बनाया क्यों है भाई, जब मैं नए प्रोविजन फॉलो करना चाह रहा हूं तुम खुद मुझे बाहर निकाल रहे हो। तो प्रॉब्लम की बात है ना। तो गवर्नमेंट ने लिख ही दिया 35(AD) के अंदर कि अगर तुम ऑप्ट करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो अब आपस में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट आपको नहीं रोकेगा, ना ही कोई जबरदस्ती करेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर चुकी है। उसके बाद जी 43C है जी। 43C में चेंज क्या आया कि जहां पर पहले लिखा था अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 105% से ज्यादा है, अगर स्टैंप ड्यूटी 105% से ज्यादा है, अब वहां पर 110% आ गया। अब लो आपने ये बोलना है कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है, उस केस में स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस बनेगा, नहीं तो स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। बात समझ में आ रही है जी? तो बताओ ये अमेंडमेंट आई है। देखो बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा है सर पीजीपी के अंदर तो खास मुश्किल अमेंडमेंट तो नहीं आई। मुश्किल नहीं है, इस बार पीजीबीपी इकलौता चैप्टर ऐसा है जहां पर अमेंडमेंट मुश्किल नहीं है। इवन कैपिटल गेन के अंदर भी मुश्किल नहीं है। हाँ, अदर सोर्स में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अदर सोर्स में जब मैं डिविडेंड की टैक्सेशन कराऊंगा उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ध्यान समझना। बाकी पीजीबीपी कैपिटल गेन इसमें बच्चों वाली अमेंडमेंट है, बट हाँ ध्यान रखना सर एग्जाम में जरूर बनेगी, क्योंकि जब लिमिट चेंज हो गई, आप सब जानते हो हमारे एग्जाम लिमिट बेस बनते हैं, तो कंफर्म चांसेस हैं कि एग्जाम में अमेंडमेंट जरूर बनेगी। उसके बाद जी अब ये अमेंडमेंट है इस चैप्टर की लास्ट अमेंडमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 44AB। अब जो बच्चे लास्ट तक बैठे हैं, कई बच्चे उठ के चले गए होंगे ना, उनको लग गया होगा भाई सिंपल सिंपल अमेंडमेंट है,
ये तो हम खुद भी कर लेंगे, उनको ये नहीं पता अब जो अमेंडमेंट करवाने जा रहा हूँ ना वो खुद वो सही समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई दोस्त भाग गया उसको बुला लो फटाफट से, क्या भाई अब सर ने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बाद में करवाई है, सर भी मजे ले रहे हैं हमारे। ठीक है, जल्दी बुला लो फटाफट से उसको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ जी। क्योंकि सर मैं नहीं चाहता कोई बच्चा भाग के उठ के चला जाए। अगर कोई दोस्त भाग गया आपका, ठीक है, उसको दोबारा से एक बार ग्रुप में डाल दो कि भाई 44 AB स्टार्ट हो चुका है और ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज तू फटाफट से आ जा। अब 15-20 मिनट की बात है सर, 15-20 मिनट बाद चाहे वो सारे चले जाना, क्योंकि फिर अमेंडमेंट क्लास ही खत्म हो जाएगी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। सेक्शन नंबर 44 AB लास्ट अमेंडमेंट है हमारी पीजीपी की। अब बहुत ध्यान समझना है क्या, एक बार 44 AB की हेडिंग पढ़ना, क्या लिखी है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। याद करो जी, आपको मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करवा दूं, 44 AB आपने क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। कोई बच्चा मुझे बताएगा 44 AB किसका था। सर 44 AB था ऑडिट कब करवाना होता है। और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान में आ रहा है, कितने बच्चों को नहीं आ रहा। आपने क्लास में लो ये पढ़ा होगा, अगर कोई बिजनेसमैन है उसकी टर्नओवर लिमिट थी 1 करोड़। अगर कोई बिजनेसमैन है उसकी टर्नओवर लिमिट थी 1 करोड़। और अगर कोई प्रोफेशनल था उसकी टर्नओवर लिमिट थी 50 लाख। बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल, ये बात हमने क्लास के अंदर पढ़ी थी। भैया आपने कहा था अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होगी तो बिजनेसमैन वालों को ऑडिट कराना है, अगर टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होगी तो प्रोफेशनल को ऑडिट कराना है। तो सर चेंज कहाँ आया है, चेंज आया है बिजनेसमैन में पहली बात, तो प्रोफेशनल में चेंज नहीं आया। मतलब जितने बच्चे अब सामने नोट्स लेके बैठे हैं जी मेरे, प्रोफेशन वाले केस में सेम लिमिट आज भी है, सेम लिमिट पहले भी थी 50 लाख की। उसमें कोई चेंज नहीं है, उसको तो आप आराम से याद रखो, 50 लाख की लिमिट है। सर बिजनेसमैन में क्या फिर 1 करोड़ की लिमिट काट दें, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, और गलती से काट भी मत देना। 1 करोड़ की लिमिट भी है और एक नई लिमिट आ चुकी है 5 करोड़ की। सर बहुत सारे बच्चे, आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो गलत इंटरप्रिटेशन लेके बैठे होंगे, जो गलत बोलते होंगे क्या, कि ऑडिट की लिमिट बढ़ गई 5 करोड़ हो गई। उनको समझा देना कि 5 करोड़ कब हुई है और 1 करोड़ भी आज है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, सही बोलोगे एग्जाम में सही लिख के आओगे, गलत बोलोगे गलत लिख के आओगे। प्रोफेशन वाले केस में पहले ही 50 लाख थी, आज भी 50 लाख है। बिजनेस वाले केस में पहले 1 करोड़ थी, आज भी 1 करोड़ है, बट कुछ केस में लिमिट 5 करोड़ हो चुकी है। किस केस में 5 करोड़ हो चुकी है, आप सब जानते हो जी। बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी साहब हर बार एक बात कहते हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और एक वर्ड है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है, किसको प्रमोट करना है, कैश को या ऑनलाइन को, ऑनलाइन को प्रमोट करना है। अब गवर्नमेंट ऑनलाइन को प्रमोट करने के लिए ना, मतलब गवर्नमेंट चाहती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो। क्योंकि अगर सारा पैसा ऑनलाइन आएगा जाएगा, अगर पैसा आप आरटीजीएस करोगे, एनईएफटी करोगे, अकाउंट पे चेक दोगे, पेटीएम करोगे, गूगल पे करोगे, यूपीआई करोगे, सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके ऊपर सेव हो रही है। इट मीन अगर गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन वो कभी भी निकालनी पड़े 2 मिनट के अंदर निकाल लेगी, क्योंकि वो सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है। बट अगर बातें कैश की होती हैं तो रिकॉर्ड्स मिलते ही नहीं है। अब गवर्नमेंट चाहती है भैया लोग कैश में कम से कम काम करें, और अगर कैश में कम से कम काम करेंगे तो टेंशन मत लें, हम उन्हें बेनिफिट देंगे। गवर्नमेंट ने बोला विवेक इधर आ, तो बिजनेस कैरी करता है, मैं कहा जी हाँ। कह रहे तू काफी लोगों को पेमेंट करता होगा, मैं कहा पेमेंट तो बहुत लोगों को करता हूं। कह रहे काफी लोगों से पेमेंट लेता भी होगा, मैं कह रही पेमेंट काफी लोगों से लेता भी हूं। कह रहे तेरा मेन काम किस में है, मैं कहा साहब बिजनेसमैन हूं, कैश में ही है। कह रहे जा फिर निकल जा यहां से, तेरी लिमिट जो है वो 1 करोड़ है ऑडिट की, 1 करोड़ के बाद तुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा। मैं कहा मतलब अगर मैं कैश में काम नहीं करूंगा या कैश में कम काम करूंगा तो क्या आप मेरी ऑडिट की लिमिट इंक्रीज कर दोगे, गवर्नमेंट कहती यस। अब गवर्नमेंट कहते विवेक हमारी बात सुन, कि जितनी तेरी टर्नओवर है, मतलब जो तेरी ट्रांजेक्शन है टोटल, चाहे पेमेंट है चाहे रिसीविंग है, उसका 95%, 95% अगर ऑनलाइन मोड में है, मतलब सिर्फ 5% अगर तेरा कैश में है ना, तो हम तेरी टर्नओवर की लिमिट कर देंगे 5 करोड़। अच्छा भाई सुन ले ध्यान से क्या कह रहे हैं, तू मेरे को बोल रहा था 5 करोड़ की लिमिट आ गई है, ऑडिट की 5 करोड़ की लिमिट आ गई है, मैं तो गलती करा था। मैं कह रहा था ये नालायक बच्चा साथ वाला, मैंने कहा था इसकी बातें मत सुनाइए, ये कहीं वही बच्चा तो नहीं जो मार्केट में अफवाह फैलाता है, पकड़ लो इसको पकड़ लो। बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर मैं वो बच्चा नहीं हूं, मैंने इसको नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा है। अब सुनना ध्यान से दोबारा से,
इट मीन्स गवर्नमेंट ये बात कह रही विवेक कि अगर तेरी टोटल ट्रांजेक्शन मतलब पेबल और रिसीविंग दोनों को ऐड करके 5% तक कैश में है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 5% कैश चलता है। बट अगर 5% से ज्यादा कैश में है ना, फिर तेरी लिमिट दोबारा से 1 करोड़ हो जाएगी। तो भैया अब तेरा ऑडिट कितनी लिमिट के बाद होगा, अब वो डिपेंड करता है तेरी टर्नओवर कितने परसेंट कैश में है और कितने परसेंट अदर देन कैश में है। तो अब सोच के बोलना सर, 4 करोड़ जी, कहां 1 करोड़, कहां 5 करोड़, 4 करोड़ से लिमिट इंक्रीज कर दी तो क्या लोगों के मन में लालच आएगा नहीं आएगा? 100% आएगा यार, ऑनलाइन मोड में काम करते हैं। आप कहीं भी चेक करो सर, मैं हैरान हो जाता हूं सर। आज गोलगप्पे वाला, चाय वाला, पेटीएम, गूगल पे सब लेके बैठे हैं। कल शाम की बात है, मैं गोलगप्पे खाने के लिए गया। ओ माय गॉड सर, आप भी गोलगप्पे खाते हो? मैं फैन हूँ गोलगप्पे का, बट मैं ऐसे नहीं खाता। मतलब मेरे को वो कहते हैं ना, चार पांच, आपको पता है 4-5 प्रकार का पानी मिलता है कई जगह पे। तो हमारे घर के पास, मतलब मैं वहां पे एक रेडी वाला खड़ा होता है, 5 तरह का पानी मिलता है, 5 तरह का। हींग, पता नहीं क्या क्या नाम उस तरह रखे हैं। हींग वाला पानी, मीठा पानी, खट्टा पानी, जीरे वाला पानी, लहसुन वाला पानी। मैंने कहा भाई साहब, मैं कहा यार सारे एक एक खिला दे तुम आज। अब मैं जब गोलगप्पे खाने के लिए गया तो कैश मेरे पास था नहीं, मतलब कैश था, वो 100 रुपए का नोट था। तो उसने कहा साहब चेंज तो है नहीं, गूगल पे कर दिया। मतलब आज अगर जेब में मोबाइल है और उसके अंदर अकाउंट के अंदर थोड़े बहुत पैसे हैं तो भैया आप गूगल पे, अब सोच के बोलना, अब ये ट्रांजेक्शन ना उसकी रिकॉर्ड हो गई। और अगर वही 10 रुपए में कैश देता, बच्चा कहता पहले ये बताओ 10 रुपए कैश तो बाद में, 10 रुपए के 5 गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं? क्योंकि आपने कहा ना 5 गोलगप्पे आपने खाए और बात 10 रुपए की कर रहे हो। वो नालायक, 10 नहीं 20 रुपए थे यार। सुन लो पहले, एग्जाम्पल सुन लो पहले। गोलगप्पे 10 के 5 कहाँ मिलते हैं, पहले वो एड्रेस भेजो आपको। इधर देखो ध्यान से नालायक, मतलब गोलगप्पे पे दिमाग घूम रहा है, ये नहीं कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूं। अब अगर वही 20 रुपए कैश देता तो वो 20 रुपए अगर शो भी ना करता, गवर्नमेंट को क्या पता लगता? बट जैसे ही 20 रुपए मैंने गूगल पे किए, गवर्नमेंट के पास 20 रुपए का भी डाटा आ गया। इसलिए गवर्नमेंट कहती है ऑनलाइन काम करो। आज सर बच्चे मुझे फीस देते हैं कैश में, अगर मान लो थोड़ा बहुत कैश मैंने नहीं दिखाया, काम चल गया। और अगर वही बच्चे मुझे गूगल पे करते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है। चलो मेरी तो सेल इतनी है नहीं, मेरी पूरे साल में कितनी सेल होगी? 2-3 लाख की सेल आती है मेरे पूरे साल में। चलो मेरे को तो इतनी दिक्कत नहीं है, बट जो लोग लाखों रुपए की इनकम कमाते होंगे सर, उनको देखो क्या होता होगा। भाई मेरे तो सिंपल सी बात है, बहुत कम, मतलब पूरे साल की टर्नओवर कितनी होती होगी? 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तो वैसे एग्जाम्प्ट है, तो मैं तो उसके अंदर आ जाता हूँ। बच्चे कह रहे ले लो मजे, आप मजे लेने के लिए बैठे हो आज हमारे यहाँ पे। अरे मतलब थोड़ी बहुत ही आती है, ज्यादा नहीं आती। अब मैंने एग्जाम्पल सुनो ध्यान से नालायको, तो एग्जाम्पल क्या निकल के आ रहा है कि भैया आज भी लिमिट 1 करोड़ भी है, 5 करोड़ भी है। अब वो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन आपने की कैसे है। पूरी क्लास एक साथ बोलेगी नहीं, पूरी क्लास एक साथ बोलेगी। अगर 95% ऑनलाइन, 5% कैश, मतलब 5% कैश है चलेगा, उस केस में क्या होगा? टर्नओवर हो जाएगी 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ के बाद ऑडिट करवाना पड़ेगा, 1 करोड़ के बाद नहीं करना। बट जैसे ही कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा हुई, उस केस में लिमिट आपकी फिर 1 करोड़ वापिस हो जाएगी, फिर लिमिट आपकी 5 करोड़ नहीं है। तो सर हर साल, अब हर साल चेक करना पड़ेगा तुम्हारी ट्रांजेक्शन कितने परसेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये देखो सामने बच्चे का नाम क्या है, मिताली। मिताली कह रही है सर जो लिमिट अब 1 करोड़ है, मान लो मेरी ट्रांजेक्शन कैश में 4% है, तो लिमिट मेरी 5 करोड़ हो जाएगी। मैं कहा, कहती फिर तो हर साल 5 करोड़ रहेगी ना। मैं कहा मिताली मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, ये टर्नओवर तो हर साल चेक करेंगे ना, हर साल चेक करेंगे, क्या पता अगले साल तुम्हारा कैश 20% हो जाए। अब अगर अगले साल 20% हो जाएगा ना, फिर लिमिट तुम्हारी 1 करोड़ हो जाएगी, 1 करोड़ के बाद ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर है ही आपकी टर्नओवर 1 करोड़ तक, तो भैया चाहे कैश में हो चाहे कैसे भी हो, ऑडिट करवाना ही नहीं है आपको। तो मैं गोलगप्पे वाले का ना वैसे एग्जांपल दे रहा था, कहीं आप दिल पे लेके बैठ जाओ। मतलब मैं आपको बता रहा था कि आज कहीं पर भी जाओ सर, मेरी लक्ष्मी नगर में चाय की दुकान है, आधे बच्चे जानते हैं हम तो, कई बच्चे वहां पे आके चाय भी पी गए। अब चैट बॉक्स में लिख देना चाय की दुकान है या नहीं, कितनी बढ़िया दुकान है देखो। अब मैं क्या करूंगा, अमेंडमेंट क्लास लेने के बाद सर मेरे पास बहुत काम होते हैं। सुबह सीएस एग्जीक्यूटिव का रेगुलर बैच चलता है, उसकी क्लास होगी। प्रोफेशनल वालों का नया बैच हो गया, उसकी क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी अमेंडमेंट क्लास, उसकी क्लास होगी। नोट्स बनाता हूँ, फिर शाम को चाय की दुकान पे जाता हूँ, वहां पे जाके बर्तन धोने हैं, साफ सफाई करनी है। साहब छोटू वहां पे है, एक छोटा छोटू सारा दिन संभालता है, उसको भी मेरे को देखना है। कितने काम है मेरे यार, मेरे को लगता है क्या मेरी यही जिंदगी है? कई बार तो मैं ये सोचता हूँ।
बच्चा कह रहा है कहाँ है चाय की दुकान आपकी? है लक्ष्मी नगर में, कई बच्चों को पता है विवेक टी स्टॉल। मैंने सीए नहीं लगवाया, थोड़ा बेइज्जती फील होती है ना, विवेक टी सीए विवेक टी स्टॉल अच्छा नहीं लगता। अब सोच के बोला मैंने अपनी दुकान पे सर, मैंने अपनी दुकान पे मशीन रख रखी है, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। कार्ड से मैंने दुकान पे रख रखी है, मैं सब कुछ ऑनलाइन करता हूँ जी, मैं कोई कैश की बात नहीं करता। और पेटीएम गूगल पे सब मैं लेता हूँ। एक बच्चे ने 2 रुपए की मट्ठी खाई, कहता पेटीएम करूंगा, उसको लगा मैं 2 रुपए लूंगा ही नहीं, उसको लगा मैं 2 रुपए लूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा, कह दूंगा 100 रुपए का नोट पकड़ा रहा। कह रहा सर 2 रुपए की मट्ठी है, 2 रुपए काट लो, मतलब 98 वापस कर दो। मैं कहा नालायक, 2 रुपए पेटीएम कर दे। बच्चे कह रहा पेटीएम भी है? मैं कहा सब कुछ, 1 रुपए का फैन अगर लेगा तो भी पेटीएम करके जाएगा। क्यों ना, कई नालायक बच्चे होते हैं, उनको लगता है 1 रुपए का फैन है, 100 रुपए का नोट देंगे फ्री में खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। सर मैंने पेटीएम रख रखा है। अब सोच समझ के बोलना, ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। अब आज सिंपल सी बात है, आज अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ऑनलाइन को, तो अगर 95 ऑनलाइन 5 कैश है तो टर्नओवर 5 करोड़ है, नहीं तो टर्नओवर कितनी है? 1 करोड़। बस ये बात ध्यान देना। आओ जी एक बार देखते हैं। देखो जी क्या लिखा है, अमेंडमेंट देख लो जी। दी फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, ये प्रोविजो इंसर्ट की गई है, नेमली क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ए पर्सन हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसीविंग, ऑल अमाउंट रिसीव की बात कर रहे हैं, including amount received for sale, turnover, gross received during the previous year in cash does not exceed 5%। ठीक है जी। एंड रिसीविंग भी, पेमेंट भी, देखो आगे पेमेंट भी है, एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट मेड इंक्लूडिंग अमाउंट इंकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5%। तो सिंपल सी बात है भैया, टोटल ट्रांजेक्शन चाहे पेमेंट की हो चाहे रिसीविंग की हो, 5% से ज्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, दिस क्लोज शेल हैव इफेक्ट एज इफ द वर्ड 1 करोड़ रुपीज, द वर्ड 5 करोड़ रुपीज हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। मतलब हम तुम्हारी 1 करोड़ की लिमिट जो है वो 5 करोड़ में सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर तुमने कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। ठीक है। बच्चा कहता है सर इसका हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? ये देखो जी, ये अमेंडमेंट अभी कराऊंगा मैं, अमेंडमेंट अभी कराऊंगा। क्वेश्चन बनेगा इस तरह से, देखो जी यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एनालिसिस लिखा हुआ है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड ऑल द पेमेंट, इफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑल द रिसिप्ट एंड ऑल द पेमेंट कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज अप टू 5%। मतलब जो टोटल ट्रांजेक्शन हुई है, टोटल ट्रांजेक्शन जो हुई हैं वो 5% तक कैश में है ऑफ द सेट रिसिप्ट एंड सेट पेमेंट, तो 5 करोड़ की लिमिट है। और अगर 5% से ज्यादा कैश में है तो लिमिट आपकी 1 करोड़ है। और तक मैंने क्या लिखा है, प्रोफेशन वाले केस में कल भी लिमिट 50 लाख थी, आज भी लिमिट 50 लाख है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कैश वाली कोई बात नहीं है। देखो जी एग्जाम्पल क्या है, मैंने क्या लिखा है, अबव लिमिट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बिजनेसमैन। ये लिमिट सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है जी, प्रोफेशनल की लिमिट मैंने दोबारा बोल रहा हूँ जी, 50 लाख पहले थी, 50 लाख आज है। क्वेश्चन देखो जी, कैश ट्रांजेक्शन 5%, ऑनलाइन 95, अपने आप बोल दो ऑडिट की लिमिट क्या होगी? सर बोलते रहो आंसर फटाफट से, अब खत्म हो चुकी है। कैश 5%, ऑनलाइन 95, ऑडिट की लिमिट क्या होगी? 5 करोड़। कैश 4% है, कैश 4% है, ऑनलाइन 96, यहां भी कितनी होगी? 5 करोड़। कैश ट्रांजेक्शन 6% है, ऑनलाइन 94 है, लिमिट कितनी होगी? 1 करोड़। कैश 5.5%, ऑनलाइन 94.5%, 1 करोड़। कैश अगर 3% है, ऑनलाइन 97 है, कितनी होगी? 5 करोड़। तो रटने वाला बच्चा, अब उनकी बारी आ गई जी, रटने वाला बच्चा अब एक बात ध्यान दे, उनकी बारी आ चुकी है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, एग्जाम में अगर कैश ट्रांजेक्शन 5% तक है तो लिमिट बन जाएगी 5 करोड़, और अगर कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा होंगी तो पुरानी ही लिमिट एप्लीकेबल होगी 1 करोड़। बस एक बात ध्यान दे। तो ये अमेंडमेंट आई है 44AB के अंदर। बट अभी गेम खत्म नहीं हुई, अभी गेम खत्म नहीं हुई, अब सुना ध्यान से। अब जब ये अमेंडमेंट आ गई ना कि ऑडिट की अब 2 लिमिट हो गई बिजनेसमैन में, एक तो लिमिट हो गई देखो 1 करोड़, एक लिमिट हो गई 5 करोड़। अब लोगों ने क्या सोचा कि ऑडिट की अब 2 लिमिट जो हैं ये हर केस में एप्लीकेबल होंगी, गवर्नमेंट ने कहा नहीं। तो लोगों ने बोला मतलब नहीं का मतलब क्या भाई, ऑडिट की 2 ही तो लिमिट है, 1 करोड़ और 5 करोड़, वो डिपेंड करता है कैश ट्रांजेक्शन कितनी है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं। गवर्नमेंट ने कहा जब टीडीएस के प्रोविजन की बात आएगी, बहुत ध्यान सुनना जी, जब टीडीएस के प्रोविजन की बात आएगी ना तो उस केस में आज भी ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ ही एप्लीकेबल होगी। सर नहीं समझे, सर ये पॉइंट नहीं हम समझे, एक बार दोबारा समझाओ। इसका मतलब ये है, याद करो, जब मैं अभी टीडीएस के अंदर भी काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं जी, टीडीएस के चैप्टर में काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं, उसको भी डिस्कस कराऊंगा तो मैं और थोड़ी क्लैरिटी दूंगा। अभी सिर्फ ये समझ लो
आपको मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूं, याद करो टीडीएस के लो में आपने पढ़ा होगा, एक इंडिविजुअल या एक एचयूएफ जब पेमेंट करता है वो टीडीएस तब काटता है जब उसका ऑडिट कंपलसरी होता है पिछले साल। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये नॉर्मल लैंग्वेज जो है ना हर सेक्शन में लिखी होती है। मतलब एक मैं इंडिविजुअल हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं टीडीएस तब काटूंगा जब मेरा ऑडिट कंपलसरी है। अब ऑडिट कंपलसरी कब होता है? लिमिट थी 1 करोड़, अब लिमिट 2 हो चुकी है, 1 करोड़ और 5 करोड़। तो गवर्नमेंट कहती है वैसे नॉर्मल ऑडिट की लिमिट हो चुकी है 1 करोड़ 5 करोड़, बट जब टीडीएस काटने की बात आएगी ना, जब टीडीएस काटने की बात आएगी तो लिमिट हम तेरी 1 करोड़ ही चेक करेंगे। सर मतलब सर ये बात समझ नहीं आई, ये क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, कहना ये चाह रहा हूं जी, 5% कैश ट्रांजेक्शन है और 95 ऑनलाइन है। अपने आप बोल देना, 5% कैश है, 95 ऑनलाइन है, ऑडिट की लिमिट कितनी है? 5 करोड़। मान लो इसकी टर्नओवर ना 3 करोड़ है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो इस पर्सन की टर्नओवर 3 करोड़ है, क्या इसको ऑडिट करवाना पड़ेगा? यार आंसर दे दो यार, अब तो लिमिट आपके सामने है, लिमिट 5 करोड़ है और टर्नओवर 3 करोड़ है, क्या ऑडिट करवाना पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि 5 करोड़ तक है। बट गवर्नमेंट करे इसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, इसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। रीजन बिंग, क्योंकि टीडीएस के प्रोविजन के लिए आज भी लिमिट 1 करोड़ ही मानी जाएगी। तो चाहे कैश कितना भी हो, ऑनलाइन कितना भी हो, जब टीडीएस डिडक्ट करने की बात आएगी तो लिमिट आज भी 1 करोड़ मानी जाएगी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सर, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करके ना आए, इसलिए मैंने लिख ही दिया, थ्रेशोल्ड लिमिट नॉट एप्लीकेबल फॉर टीडीएस पर्पस। सेक्शन 194A 194C HIJ, देखो क्या लिखा है, लिमिट ऑफ 5 करोड़ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ। मतलब जब बात टीडीएस काटने की आएगी तो लिमिट आप 1 करोड़ ही चेक करोगे, ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना उस केस में लिमिट आप 5 करोड़ की देख सकते हो, वो डिपेंड करता है कैश ट्रांजेक्शन कितनी है। ठीक है, लो जी, एक अमेंडमेंट तो 44AB के अंदर हमारी आई है। अब सेकंड अमेंडमेंट जो आई है 44AB के अंदर, ये भी बिल्कुल सिंपल सी है। इस सेकंड अमेंडमेंट को समझाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको अमेंडमेंट समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। याद आ रहा है कुछ आपको कि एक इंडिविजुअल को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, एक कंपनी को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है? कोई बच्चा मुझे बताएगा रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है जी? कोई बताना चाहता हो रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है? वैसे मैं आपको अमेंडमेंट क्लास जब मेरी रिटर्न ऑफ इनकम की होगी तो वहां पे बताऊंगा, बट अभी मुझे लिंकिंग करनी है, तो प्लीज मैं चाहता हूं कि हर बच्चा मुझे बताने की कोशिश करे। रिटर्न फाइल करने की नॉर्मली 2 डेट आपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी, एक तो आपने पढ़ी होगी 31 जुलाई, एक आपने पढ़ी होगी 30 सितंबर, अगर आपको ध्यान आता हो। 31 जुलाई किन के लिए होती है? नॉर्मल सबके लिए होती है, बट जो कंपनी होती है या जिनका ऑडिट कंपलसरी होता है उस केस में डेट होती है 30 सितंबर। एक बार दोबारा बोलूंगा जी, 2 ही डेट आपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी, मे बी सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे या सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट आपने 30 नवंबर पढ़ी होगी, उसको छोड़ दोगी, वो उसको छोड़ दो भी, मैं मेन 2 डेट की बात कर रहा हूं, जुलाई और सितंबर। सितंबर किन के लिए होती है? याद करो जी, जिनका ऑडिट कंपलसरी होता है और जो कंपनी होती है, और जिनका ऑडिट कंपलसरी नहीं होता हर केस में कितनी होती है? 31 जुलाई होती है। अब सुना जी, एक चेंज अभी आ गया, अब गवर्नमेंट कहती है जिन लोगों का ऑडिट कंपलसरी होता है ना, अब उसकी डेट जो है 30 सितंबर नहीं है, अब 31 अक्टूबर है। ये अमेंडमेंट मैं कराऊंगा रिटर्न के चैप्टर में। सर फिर यहां पे आप क्या लिंक करोगे? अभी बताऊंगा। इट मीन यहां पे मैंने क्या बोला जी, रिटर्न की डेट वैसे 30 सितंबर होती है, बट अब नई अमेंडमेंट आ चुकी है कि जिन लोगों का ऑडिट कंपलसरी होता है अब उनको रिटर्न फाइल करनी है 31 अक्टूबर या उससे पहले, अब 30 सितंबर डेट नहीं रही। अब सुनो अमेंडमेंट क्या है। याद करो जब सेक्शन 44AB आपने किया था क्लास में, तो मैंने कहा था ऑडिट करने वाला कौन होता है? सीए प्लस में सीओपी, वो ऑडिट करते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा होगा उसको पता होगा ऑडिट रिपोर्ट हमें जमा करवानी पड़ती है, ऑडिट रिपोर्ट हमें सबमिट करनी पड़ती है जी। अब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की डेट होती थी पहले, जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती थी ना वही सेम डेट होती थी। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की डेट होती थी, जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती थी वही सेम डेट होती थी। मतलब क्या डेट होती थी? 30 सितंबर। पहले ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की डेट सेम थी, 30 सितंबर ही रिटर्न फाइल करने की डेट थी और 30 सितंबर ही ऑडिट रिपोर्ट देने की डेट थी।
अब गवर्नमेंट कहती है जी हमने रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड कर दी है, हमने रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड कर दी है, मतलब रिटर्न फाइल करनी है 31 अक्टूबर को। तो लोगों ने बोला फिर तो ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करवानी पड़ेगी 31 अक्टूबर को। भाई जब रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है तो ऑडिट रिपोर्ट भी तो 31 अक्टूबर तक ही जाएगी ना। गवर्नमेंट कहती ना मेरे बेटा, ना मेरे काके, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ऐसा मत बोल। हम साफ साफ लिख रहे हैं कि जो ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करवानी है वो उसी दिन सबमिट करानी है जिस दिन आप पहले सबमिट करवाते थे, 30 सितंबर तक। मतलब जो रिटर्न फाइल करने की डेट है उससे कम से कम एक महीना पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट हमें सबमिट करवानी पड़ेगी। तो मेरे बच्चों, मेरे बैंगनी, ये देखो बच्चा नींद की पूरी तैयारी कर रहा है, एक तकिया लेके भी बैठ चुका है और तकिया ऐसे गोद में लेके बैठा है जैसे इसके यहाँ पे ना एक मूवी चल रही होती है ना, एक मूवी चल रही होती है और मूवी देख रहा है बच्चा, आराम से तकिया लेके बैठा है, ऐसे थोड़ी बीच में झपकी लगाता है, फिर एकदम खोलता है, फिर झपकी लगाता है, फिर एकदम खोलता है, उसका ये मोड चल रहा है। आनंद की प्राप्ति हो रही है, घर में बैठे हैं और यहाँ विवेक सर स्टूडियो के अंदर बंद कमरे के अंदर बोल रहे हैं। बच्चा कह रहा है वाह भाई वाह, मजा आ रहा है। नालायक को ऐसे मत सोया करो, मेरा दिल दुखता है। इधर देखो ध्यान से, जो समझा रहा हूं वो सुनो सर। ये अमेंडमेंट अगर एग्जाम में आ गई ना, आप मुझे अप्रिशिएट करोगे, एग्जाम में ही बैठे बैठे याद करोगे कि सर ने जो टाइम लगाया था बेकार नहीं किया। बट समझनी पड़ेंगे उसके लिए, समझनी पड़ेंगे, बिना समझे समझ में नहीं आएंगी जी। अमेंडमेंट क्या आई है जी? अमेंडमेंट ये आई है कि पहले रिटर्न फाइल करने की डेट और ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने की डेट सेम होती थी। अब रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड हो चुकी है 31 अक्टूबर, तो लोगों ने सोचा ऑडिट रिपोर्ट की भी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, गवर्नमेंट ने बोला तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी जो रिटर्न फाइल करने की नई डेट है उससे एक महीना प्रायर, मतलब 30 सितंबर। तो बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है जब ऑडिट कंपलसरी है? 31 अक्टूबर। ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने की डेट क्या है? तो आंसर क्या आएगा? 30 सितंबर। बस ये बात ध्यान देना। तो अगर कोई बाहर से पूछ लेता ना, पापा मम्मी रिलेटिव या दोस्त पूछ ले कि भाई वो ऑडिट कंपलसरी है, रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है, बोल देना 31 अक्टूबर। अगर वो बोले ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने की डेट क्या है तो उसको बोल देना कि 30 सितंबर है, 31 अक्टूबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ चुका है। देखो जी मैं आपको दिखाता हूँ। इन एक्सप्लेनेशन, in clause 2, further to enable pre-filing of return in case of person having income from business or profession, it is required that the tax audit report may be furnished by the said assessee at least 1 month prior the due date of filing of return of income। मतलब आपको अब जो रिपोर्ट जमा करवानी पड़ेगी अंडर दिस सेक्शन विल बी 30 सितंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट। तो सर ध्यान रखना जी, अब ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट 30 सितंबर है और ऑडिट वाले केस में रिटर्न फाइल करने की डेट जो है वो 31 अक्टूबर है। तो दो डेट आ रही है जी, दो डेट आ रही है। रिपोर्ट की डेट अलग हुई है और रिटर्न फाइल करने की डेट अलग है। पहले दोनों डेट सेम थी, अब दोनों के अंदर फर्क आ गया। ठीक है, अच्छा आप सुनना ध्यान से। अब कई बच्चे कह रहे हैं, अब जिन्होंने अमेंडमेंट क्लास पहले कहीं देखी होंगी या नोट्स पढ़े होंगे, कह रहे हैं सर अमेंडमेंट्स और भी बहुत सारी आई है ना, ये काफी सारे सेक्शन में है। अब मैं दिखाता हूँ जी, इस अमेंडमेंट का ना इफेक्ट कई सारे सेक्शंस में आया है। मतलब अब गवर्नमेंट कह रही है जिस जिस सेक्शन में लिखा था ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी है, मैं एक ही लाइन में सारी अमेंडमेंट एक झटके में खत्म कर रहा हूं जी। एक झटके में आपको दिखाता हूं, देखो लिंकिंग कैसे होती है। अब गवर्नमेंट बोलेगी जिस जिस सेक्शन में लिखा था ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी है, सब सेक्शन में अमेंडमेंट आ चुकी है कि ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी है 30 सितंबर को। ये अमेंडमेंट आई है, देखो जी आपको दिखाऊं, ये देखो कितनी सारी अमेंडमेंट आई है। ये देख लो जी, 33AB, 33ABA, 35D, 35E, जहां जहां लिखा था ना, जहां जहां लिखा था कि आपको सीए, मतलब सीए की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी है, अब सब जगह लिख दिया 1 मंथ प्रायर। तो बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब किसी भी सेक्शन में जहां ऑडिट रिपोर्ट वर्ड लिखा होगा समझ जाना 30 सितंबर की बात कर रहा है। और अगर रिटर्न फाइल करने की बात कर रहा होगा तो फिर किसकी बात करेंगे? 31 अक्टूबर। और जब ऑडिट कंपलसरी है फिर तो कल भी डेट 31 जुलाई थी और आज भी डेट 31 जुलाई है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट आई है 44AB के अंदर दूसरी। ठीक है, और एक छोटी सी अमेंडमेंट है। वैसे ये अमेंडमेंट पहले हम कर चुके हैं जी, वैसे अमेंडमेंट मैं दिसंबर के लिए करा चुका था, बट एक बार दोबारा बता देता हूँ जी। रूल 6BBA प्रिस्क्राइब द अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। याद करो पीजीपी के सेक्शंस में लिखा होता था ना ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, तो ऑनलाइन मोड में कौन कौन से मोड आएंगे? देखो जी, यहाँ पे आ गया जी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी और भीम ऐप, सिर्फ यही आएंगे जी। इसके अलावा ऑनलाइन मोड कोई भी नहीं आएगा। और आप चेक कर सकते हो ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया। और यूपीआई, हर यूपीआई पेटीएम से भी होती है, यूपीआई गूगल पे से भी होती है, आज आईएमपीएस होती है, एनईएफटी होती है, भीम यूपीआई होती है, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, बचा क्या? मतलब गवर्नमेंट ने मेन बोला ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में ये कवर होंगे जी। ठीक है। और एक रूल 6 बी आपने किया होगा, याद करो, 48(3) याद रहा कुछ आपका? 48(3) कि अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट करते हो तो अकाउंट पे ही चेक से करनी होती है, अकाउंट पे ड्राफ्ट से करनी होती है, या ऑनलाइन मोड से करनी होती है। और याद करो, वहां पे मैंने क्लास में करवाया था, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां जितनी मर्जी कैश पेमेंट करो आपको अलाउड होगी। याद करो जी, मैंने कहा था जिस दिन बैंक का हॉलीडे होता है या बैंकों की स्ट्राइक होती है उस दिन जितना मर्जी पेमेंट करो। अब गवर्नमेंट कहती है जब पेमेंट ही तुम्हें ऑनलाइन करनी है, जब पेमेंट तुम्हें ऑनलाइन करनी है तो बैंक चाहे बंद हो चाहे बैंक खुले हो, तुम्हें क्या? क्योंकि ऑनलाइन तो 24/7 होता है जी। ऑनलाइन तो 24/7 होता है, तो बैंक हॉलीडे हो या बैंकों की स्ट्राइक हो, तुम्हें क्या? तुम तो पेमेंट कर सकते हो ना। तो वो लाइन अब यहां से हटा दी है, पेमेंट ऑन ए डे ऑन विच बैंक वॉज क्लोज ड्यू टू हॉलीडे और स्ट्राइक। तो अगर ये लाइन आपकी बुक में लिखी है, आपके नोट्स में लिखी है, काट देना, क्योंकि अब इस लाइन की कोई रेलिवेंसी ही नहीं है। क्योंकि जब पेमेंट ही ऑनलाइन करनी है तो गवर्नमेंट कहती है अगर बैंक बंद भी हैं, बैंकों की, हाँ, ऑनलाइन ही बंद किया हुआ है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि ऑनलाइन पेमेंट ही बंद हो जाए। बैंक बंद हो सकते हैं, बैंकों की स्ट्राइक हो सकती है, बट ऐसा नहीं है जिस दिन बैंक बंद है, संडे को बैंक बंद होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। तो इसलिए अब इस लाइन की कोई रेलिवेंसी नहीं है, इसलिए अब लो से ये लाइन हटा दी गई है। ये अमेंडमेंट आई है जी। ठीक है। लो जी, अब जाके पीजीबीपी की सारी अमेंडमेंट हमारी खत्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कैपिटल गेन है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट उससे पहले आओ जी फटाफट से इधर लिखो जी क्रक्स, पूरे चैप्टर में क्या क्या हुआ जी, पूरे चैप्टर में क्या क्या हुआ। ठीक है जी। पहला, एक तो 150% की जो लिमिट थी अब कितनी हो चुकी है? 100%। पहला चेंज तो ये आया। लिखना है लिख लेना, नहीं लिखना मत लिखना, सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि पूरे चैप्टर में हमने क्या किया। पहला, 150% की लिमिट 100% हो चुकी है, पहला केस चेंज ही आया। दूसरा चेंज ये आया कि जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है जी, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, अगर आप वहां पे डोनेशन देते हो तो उस केस में आप क्या क्लेम करते हो? डिडक्शन क्लेम करते हो। अब आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी और फर्निश करनी पड़ेगी। मतलब अब आपको ना प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने कितनी पेमेंट की है, किस इंस्टीट्यूट को पेमेंट की है, क्या वो इंस्टीट्यूट अप्रूव है या नहीं है, सारी बातें हमें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि अब बेकार की बातें नहीं करोगे। ऐसा नहीं है पीएनएल में डेबिट कर लिया, किसको पेमेंट की है? उसको की है जी। कितनी की है? इतनी की है, पता ही नहीं लगा रहा कैसे की है। अब स्टेटमेंट फाइल करो, प्रिपेयर करो, फर्निश करो। ठीक है। अगर नहीं करोगे, हाँ जी फटाफट से, 234G, 200 रुपये पर डे की फीस, और 10,000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी। किस सेक्शन में? 271 के, जो नया सेक्शन आया है। ये सेकंड अमेंडमेंट हो गई। फिर एक 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, याद करो उसकी लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर 2020। इसके बाद अगर कोई एसेट परचेज की, इंस्टॉल की, तो आपको 32AD अब नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान देना। आज हमारी, आज ये लगा लो जी, अब 2021 चल रहा है ना, और मार्च का महीना चल रहा है, तो अगर आज आप एसेट परचेज करते हो और इंस्टॉल करते हो, चाहे बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो आज आप 32AD क्लेम नहीं कर सकते। रीजन बिंग उसकी लास्ट डेट जा चुकी है। ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। उसके बाद फिर अमेंडमेंट कहाँ आई जी? ये अमेंडमेंट करने के बाद फिर हमने अमेंडमेंट की 44AB, 44AB नहीं, फिर एक अमेंडमेंट हमने की 43CA कि अगर लैंड और बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड कर रहे हो तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा होनी चाहिए। अब 105 की जगह 110 चेक करेंगे, बाकी सारी बातें सेम है। एक अमेंडमेंट ये आई। फिर अमेंडमेंट आई थी 44AB के अंदर, ऑडिट की लिमिट चेंज हो गई जी, ऑडिट की लिमिट चेंज हो गई। बट चेंज का मतलब ये नहीं है पुरानी लिमिट खत्म होगी, पुरानी लिमिट आज भी है। पहली बात, दो केस हैं, बिजनेस प्रोफेशन, प्रोफेशन में पहले भी 50 लाख थी, आज भी 50 लाख है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। बिजनेसमैन में पहली लिमिट 1 करोड़ थी, आज भी 1 करोड़ है। बट गवर्नमेंट कह रही है ये बता दो, अगर तुम्हारी टोटल, मतलब जितनी तुमने ट्रांजेक्शन की है, अगर वो टोटल 5% तक कैश में है, फिर तुम्हारी लिमिट इंक्रीज करके कर देंगे 5 करोड़। और अगर कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा है, फिर तुम्हारी लिमिट पहले भी 1 करोड़ थी, आज भी 1 करोड़ है। बट एक बात ध्यान देना, अगर तुम्हारी कैश ट्रांजेक्शन 3% है और ऑनलाइन 97 है,
तो तुम्हें ऑडिट करवाना पड़ेगा 5 करोड़ के बाद, क्योंकि लिमिट तुम्हारी 5 करोड़ हो चुकी है। बट अगर तुम्हें टीडीएस काटना है तो टीडीएस के लिए तुम्हारी लिमिट जो होगी वो 1 करोड़ ही मानी जाएगी, उसके लिए लिमिट 5 करोड़ नहीं होगी। ये क्लैरिफिकेशन हो गई जी। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है रही। अब हमें देखनी है कैश ट्रांजेक्शन कितनी है, उसका एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से एग्जांपल के अंदर वो आएगा। उसके बाद जी फिर ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न फाइल करने की डेट। जिनका ऑडिट कंपलसरी होता है उनको रिटर्न फाइल करनी होती थी 30 सितंबर, जो डेट चेंज हो चुकी है, अब 31 अक्टूबर हो चुकी है। अब रिटर्न फाइल करने की डेट 31 अक्टूबर हो चुकी है, बट जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की डेट है आज भी 30 सितंबर है। तो सिंपल सी बात बोलूं, जो रिटर्न फाइल करने की डेट है उसे 1 महीना पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी, अब ये लोग कहते हैं। और जिस जिस सेक्शन में ऑडिट रिपोर्ट की बात है उस हर सेक्शन में 30 सितंबर की बात होगी। 31 अक्टूबर रिटर्न फाइल करने की डेट है, ना कि रिपोर्ट फाइल करने की डेट है। क्लियर हो गया। फिर मैंने अमेंडमेंट कराई जी ऑनलाइन मोड में। कौन कौन से ऑनलाइन मोड आएंगे बता दिया। और जो रूल 6BB था, जहां पेमेंट आप कैश में जितनी मर्जी करो, उसमें एक लाइन कट कर दी है, जो हॉलीडे और बैंक हॉलीडे और स्ट्राइक वाली थी, वो लाइन अब वहां से हट चुकी है। लो जी, ये अमेंडमेंट है पीजीपी के चैप्टर में। बाकी सब जो आपने पहले पढ़ा सब सेम है, सिर्फ ये चेंजेस आए हैं। उम्मीद करूंगा जी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का पक्का चल सकते हैं आगे जी। हाँ, ये एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ये लो जी, ये अब ये बना लेना जी। ये क्रक्स है बिल्कुल। ये लो, ये क्रक्स है, और ये क्रक्स आपके बहुत काम आएगा जी। ठीक है, ये देखने में कि ऑडिट की लिमिट किस केस में कितनी है। ठीक है, चलो जी, बाकी फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कैपिटल गेन की, उसके अंदर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जो आज हमने 43 सीए किया है, सेम 50 सी है, उसके बेस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूंगा। और कैपिटल गेन में एक छोटी सी मतलब 3 अमेंडमेंट है टोटल, तो उसमें भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, बट हाँ तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अमेंडमेंट इस बार जिस चैप्टर के अंदर भी आई है ना, वाकई ही मजेदार है। और आपको लग भी रहा होगा कि कितनी मजेदार है। बच्चा कह रहा हाँ मजेदार तो हैं। चलो जी, तो बाकी फिर मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, किसी को बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत सुनो। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जाना, फैमिली को बढ़ाना। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि हम 1 लाख पूरी फैमिली मेंबर हो, और आप खुद प्राउड फील करो कि देखो हमारी एक फैमिली है। वो मूवमेंट चाहिए, मेरी फैमिली नहीं सर, क्योंकि सर मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। ये बात ध्यान रखना, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप मेरे बिना हो, बट कम से कम मेरे ना होने से कुछ तो फर्क पड़ता होगा। ठीक है, तो बस हम दोनों प्यार मत ऐसे ही मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय वंस अगेन। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय। बोलता हूं जी नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास में कैपिटल गेन के अमेंडमेंट के साथ। ठीक है, बाय बाय जी।